स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हेडिंग क्या बोल रहा है। अम्ल है ना, जैसे आपने क्या हुआ छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि जो अम्ल होता है बेसिकली कैसा रहता है, आपका खट्टा रहता है स्वाद में। तो जो खट्टा रहता है उसको हम अम्ल बोल देते थे। ठीक है, क्षारक किसको बोलते थे, जो क्या रहता है टेस्ट में कड़वा रहता है। ठीक है, बीटर जो टेस्ट करता था उसको हम क्षारक बोलते थे। या तो फिर आप उसको टच करोगे, जैसे आप साबुन छूते हो तो चिकना लगता है ना, वैसे ही अगर आप छुओगे और वो चिकना लगता है तो उसको हम क्या बोल देते थे, क्षारक बोल देते थे। ठीक है, लवण, लवण मीन्स यहाँ पर क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है। ठीक है, मोस्टली हम सॉल्ट कभी भी सुनते हैं तो हमको क्या लगता है कि ये कैसा रहता है, नमक रहता है ना। तो उसके बारे में हम वन बाय वन कि अम्ल किसको बोलते हैं उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप हर टाइम तो टेस्ट करके नहीं पता कर सकते ना कि ये अम्ल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो अम्ल रहता है वो क्या बेसिकली एसिड है, वो आप हर टाइम टेस्ट करके नहीं बता सकते क्योंकि वो हानिकारक है। वैसे ये बेस है आपका। ठीक है, आप हर टाइम उसको टेस्ट करके या फिर टच करके नहीं बता सकते कि ये क्षारक है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या रहते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं बिना उसके छुए और उसको टेस्ट करें कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। ठीक है, प्राकृतिक में भी आपको अम्ल मिलते हैं और कुछ मेड मतलब संश्लेषण करके भी अम्ल को बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, खाते टाइम आपके कपड़ों में क्या हो जाती है, हल्दी गिर जाती है। फिर आप उसको धोते हैं तो धोने से क्या हो जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है ना। तो ये जब हल्दी में जब आपने साबुन को रगड़ा तो फिर वो लाल क्यों हुआ, है ना। ये सारे सवाल के जवाब हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हमारा क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप करने के लिए हमको क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, सफ़ेद कपड़ा, हल्दी, कपड़े धोने का साबुन, नींबू पानी, कटोरी आदि। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको करना क्या है कि आपको सफ़ेद कपड़ा लेना, उसमें हल्दी को आपको डाल देना है। जब आप हल्दी डालेंगे तो वो कैसा कलर हो जाएगा, पीला कलर हो जाएगा। फिर आप उसको क्या करेंगे, साबुन लेंगे और उसको रगड़ देंगे। जब आप उसको रगड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। फिर अब वो लाल हो गया, आपको फिर से क्या करना है, नींबू का रस उसमें डालना है। जैसे ही आप नींबू का रस डालेंगे तो वो फिर से क्या होगा, लाल से वो पीला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो हल्दी है, ठीक है, जो हल्दी वो क्या है, आपका सूचक है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। जब हल्दी को हम क्या करते हैं, वो बेसिकली कौन सा कलर का रहता है, आपका पीला कलर का रहता है। तो पीला कलर में क्या करोगे, जब आप साबुन है ना क्या करते हो, साबुन डालते हो तो वह कैसा कलर हो जाता है, आपका लाल कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, ये लाल रंग को कैसे करोगे, लाल रंग को आप क्या करोगे, जब फिर से नींबू का रस आप उसमें डालेंगे, कैसे डालेंगे, नींबू का रस आप डालेंगे तो वो फिर से कौन सा कलर का हो जाएगा, पीला कलर का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, हल्दी आपका सूचक है, फिर वो क्या है आपका, सोप क्या है आपका, क्षारक है। ठीक है, क्षार है। जैसे ही वो क्या करेगा, एक दूसरे से क्रिया करता है तो वो कैसा कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। अब वो क्षार था, फिर आप जैसे ही क्या करते हो, वो लाल रंग को क्या करोगे, नींबू का रस, जो कैसा रहता है आपका, जो नींबू का रस है वो अम्ल है। जैसे ही उसमें आप क्या करोगे, अभिक्रिया करता है तो वो वापस से क्या हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो सूचक है वो क्या करता है, अलग अलग जब अम्ल से आप रिएक्शन करोगे तो दूसरा कलर देता है, जब आप क्षारक से क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो तो दूसरा रंग देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्दी है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, आपका साबुन का घोल से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कलर कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर वो ब्रश करते जा रहा है वहाँ वहाँ पर क्या हो जा रहा है, लाल कलर का होते जा रहा है। जिससे हमको पता चलता है कि हल्दी कभी भी आप क्या करते हो, क्षारक से आप अभिक्रिया करवाते हो तो वो कैसा कलर देता है, आपको लाल रंग देता है। ठीक है, कैसा रंग देगा, आपका लाल रंग देगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, इस क्रिया को आप क्या कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो क्रियाकलापन है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और हमने देख लिया कि हल्दी एक सूचक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, लिथमस, क्या कर सकते हैं, लिथमस पेपर आप यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। ठीक है। तो और समझने के लिए उसको क्या करेंगे, हम क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए हमको आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, नीला तथा लाल लिथमस पेपर। आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये नीला कलर का लिथमस पेपर है और ये क्या है आपका लाल कलर का लिथमस पेपर है। आपको मार्केट में 2 लिथमस पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, नींबू का रस चाहिए, कपड़े धोने का सोडा चाहिए, ठीक है, इमली का रस चाहिए, खाने का सोडा चाहिए, नमक चाहिए, शक्कर चाहिए, कुछ बीकर या कटोरियाँ, ड्रॉपर और चम्मच। ठीक है। इतने सारे हमको आवश्यक सामग्री मिलेंगी। क्यों चाहिए हमको, क्योंकि हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर नींबू का रस हो गया, कपड़े धोने का क्या है सोडा हो गया, इसमें कुछ क्या है अम्ल है, कुछ क्या है आपके क्षारक है। तो हमको उसको पहचानना है। हम उसको पहचानने के लिए क्या यूज़ करेंगे, लिथमस पेपर का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका विलयन बनाएंगे। ठीक है। विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे नींबू का रस है, नींबू का रस को क्या करेंगे, थोड़े से कटोरी ले लेंगे, नींबू का रस डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है। फिर वो क्या हो गया, उसका विलयन बन गया। फिर कपड़े धोने का पानी सोडा को भी वैसे ही करेंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, सब में पानी मिला के उसका क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, लिथमस पेपर में ड्रॉपर के हेल्प से या तो फिर चम्मच के हेल्प से उसमें डालेंगे। तो आप इसका मतलब ये है, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, मान के चलिए क्या हमारा ब्लू लिथमस पेपर है। ठीक है। और ये कैसा है हमारा रेड लिथमस पेपर है। ठीक है। तो आपको ये जानना है कि कभी भी जब ब्लू लिथमस पेपर क्या करता है, आपका एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो कौन सा कलर का हो जाता है, आपका रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, आपका एसिड है, यहाँ पर क्या है, आपका अम्ल है। ठीक है। क्लियर इतना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी जो ब्लू नीला कलर का जो लिथमस पेपर है, जब वो अम्ल से रिएक्ट करता है तो वो रेड कलर देता है। उसी प्रकार क्या है, जो रेड लिथमस पेपर है, जब वो आपका बेस से क्षारक से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो आपको कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक है। तो यहाँ पास आपको पता चल जाएगा जो ये विलयन है वो क्या है, आपका बेस है, क्षारक है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जितने भी हमने विलयन बनाया है वो लिथमस पेपर में 1 बाय 1 डालेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्षारक है और कौन सा आपका क्या है, अम्ल है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे दिया गया है पदार्थ हमने जो लिया हुआ था आवश्यक सामग्री में। यहाँ पर दिया हुआ है नीले लिथमस पर पदार्थ का प्रभाव रंग लाल हो गया। अब नीला है, ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा, लाल में हो जाएगा, या तो फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। या तो फिर ब्लू से लाल होगा, नीला से लाल होगा, या तो फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर सेम कंडीशन है, लाल लिथमस पर पदार्थ का प्रभाव रंग नीला हो जाएगा। अगर यहाँ पर रेड है तो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, या तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, नींबू का रस में। ठीक है। नींबू के रस में अगर हम नीले में डालेंगे तो वो लाल हो जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा करेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई सा भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। वो आपका नीला कलर को लाल नहीं करेगा, बल्कि जो लाल है उसको क्या करेगा, नीला करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीला हो गया। ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कपड़े धोने का सोडा को नीले लिथमस में कर रहे हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही लाल लिथमस में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा। वैसे ही है, जब हम इमली का रस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो नीला कलर है वो क्या हो जाएगा, रंग लाल हो जाएगा। ठीक है। रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा या फिर गया। ठीक है। अगर यहाँ पर लाल हो गया है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा क्या रहेगा, ब्लू कलर का, रेड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोई
परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, लाल कलर में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला रंग हो गया। ठीक है, कौन सा कलर का हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा। फिर हम देखेंगे शक्कर का विलयन। शक्कर का विलयन को अगर आप क्या कर रहे हो, नीले में करोगे या तो फिर लाल में करोगे, दोनों कंडीशन में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही आपका लिटमस पेपर रहेगा। ठीक है, फिर अगर आप क्या कर रहे हैं, नमक का विलयन भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नमक का विलयन भी ले रहे हैं, चाहे लाल में करें या नीले में करें, इसमें भी क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही आपका इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके क्षारक हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके लाल कलर से क्या हो रहे हैं, नीला कलर में चेंज हो जा रहे हैं, और जितने भी आपके अम्ल हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके नीला से क्या हो जा रहे हैं, लाल कलर में परिवर्तन हो जा रहे हैं। तो अब से हम क्या समझे कि हम जब लिटमस पेपर ले रहे हैं तो नीला अगर लाल हो रहा है तो वो क्या है, अम्ल है, और जो क्या बोलते हैं लाल से अगर वो नीला हो रहा है तो वो कैसा है, आपका क्षारक है। ठीक है, लेकिन कुछ आपके देखिए शक्कर का विलयन है और आपका नमक का विलयन है। ये जो विलयन है चाहे आप उसको लाल में रख रहे हो या तो फिर नीले में डाल रहे हो, वो दोनों में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन। क्लियर, इतना कोई सा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चलिए, इससे हमको क्या पता चला, जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है यह सभी पदार्थ अम्लीय कहलाते हैं। ठीक है, नीला को क्या कर रहा है, आपको ध्यान देना है, लाल रंग कर रहा है, वो कैसा है, आपका अम्लीय कहलाता है। दूसरा समूह उन पदार्थों का हो जो लाल लिटमस का रंग आपका क्या कर रहा है, नीला कर देते हैं, यह सभी पदार्थ आपके क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जो भी आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है, लाल को क्या कर रहा है, नीला, यहाँ पर क्या कर रहा है, नीला को लाल करेगा, वो कैसा है, आपका अम्ल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका क्षारक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। मैं ये चीज़ें आपको बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो दोनों लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसे पदार्थों को उदासीन पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उसमें क्या था, शक्कर और नमक का विलयन, वो दोनों क्या कर रहे थे, जैसे थे वैसे ही थे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उदासीन पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, एक सारणी दी गई है और उसमें आपको पता लगाना है कि अम्लीय पदार्थ जो हमने किया था उसमें कौन सा था, क्षारीय पदार्थ जिसमें किया था उसमें कौन सा है, उदासीन पदार्थ। ठीक है, तो हमने क्या किया था, अम्लीय पदार्थ में देखा था नींबू का रस, है ना, नींबू का रस क्या था, आपका अम्लीय पदार्थ था। ठीक है, क्षारीय पदार्थ में हमने क्या देखा था, खाने का सोडा, और क्या देखा था, उदासीन पदार्थ में हमने शक्कर का विलयन। ठीक है, नींबू का रस आपका क्या है, अम्लीय पदार्थ है। और क्या देखा था हमने, आपका आम का रस भी आप देखोगे तो वो भी कैसा रहेगा, अम्लीय पदार्थ रहेगा। ठीक है, इसमें खाने का सोडा और क्या रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक जिसको बोलते हैं, वो भी क्या रहेगा, आपका क्षारीय पदार्थ रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, नमक का विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अम्लीय, क्षारक और आपका उदासीन में आप बांट सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, अब सूचक के बारे में पढ़ना है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो हमको क्या करेगा, बताएगा। फिर से कलर चेंज, हमने इससे पहले हल्दी देखा था कि वो किस प्रकार से बताता है। ठीक है, हल्दी में क्या होता है, कभी भी क्षारक से रिएक्शन होता है तो वो लाल कलर का हो जाता है। ठीक है,
अगर आपका क्या कर रहे हैं, हम लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं। लिटमस पेपर अगर नीला से लाल हो रहा है तो वो अम्ल है, और लाल से नीला हो रहा है तो वो क्षारक है। अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो कैसा है, उदासीन है। अब हम किसके बारे में देखेंगे, दो सूचक और पढ़ेंगे। एक होता है मेथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोप्थेलिन। तो हम देखेंगे कि वो अम्ल से रिएक्शन करेगा तो कैसे कलर देता है, और क्षारक से रिएक्शन करता है तो कैसे कलर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचक क्या है। रंग परिवर्तन कर अम्लीय या क्षारीय माध्यम की सूचना देने वाले पदार्थों को सूचक कहते हैं। ठीक है, जो हमको बताएंगे कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा आपका क्षारक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सूचक बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मेथाइल ऑरेंज के बारे में देखेंगे। हमको क्या करना है, अगर आप क्या करेंगे, हम कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, कोई सा भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सूचक है मेथिल का। ये आपका कैसा रहता है, रेड ऑरेंज कलर का रहेगा। ये पहले क्या रहता है, रेडिश हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल अगर आप देखोगे तो येलो कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, या फिर रेडिश कलर का हो सकता है। क्लियर। और जब आप क्या करोगे, उसमें एसिड डालोगे, मतलब क्या डालोगे, अम्ल डालोगे, तो वो कैसा कलर का हो जाता है, नारंगी ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक है, और वहीं पर आप क्या करोगे, जब इसमें क्या करोगे, क्षारक मिलाओगे, तो वो कैसा कलर का हो जाता है, आपका पीला कलर का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज को आप कैसे कर सकते हैं, अम्ल जब आप उससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेगा, ऑरेंज कलर देगा। उसका क्या रहता है, न्यूट्रल अगर देखे होगे तो क्या बोलते हैं, पीला कलर का ही रहता है। अगर क्षारक से भी आप रिएक्शन करवाओगे तो कैसा हो जाता है, पीला कलर का होता है। वैसे ही आपका क्या है, फिनोप्थेलिन भी क्या है, आपका सूचक है। वो कैसा रहता है, अगर आप उसका आरंभिक कलर देखोगे तो वो क्या रहता है, कलरलेस रहता है, रंगहीन रहता है। वैसे ही क्या करोगे, जब उसमें क्या रहोगे, अम्ल मिलाओगे। ठीक है, कोई सा भी अम्ल अगर आप मिलाते हो तो वो कैसा रहता है, आपका रंगहीन रहता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, क्षारक उसमें क्या करते हो, मिलाते हो, तो वो कैसा हो जाता है, आप देख सकते हैं गुलाबी कलर का हो जाता है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि वो रंग को क्या करता है, परिवर्तन कर रहा है और बता रहा है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि हम क्या करेंगे, मेथिल ऑरेंज में जब अम्ल मिलाते हैं तो ऑरेंज हो जाता है, अगर हम उसमें क्षारक मिलाते हैं तो वो पीला हो जाता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। अगर हम फिनोप्थेलिन की बात करें तो अम्ल मिलाएंगे तो रंगहीन हो जाता है, अगर हम क्षारक मिलाते हैं तो गुलाबी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, और सूचक का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा आपका क्या है, क्षारक है। आई होप कि वो वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, लिटमस पेपर। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक वाले, जैसे कि आपका यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम क्या ले रहे हैं, गुड़हल का फूल। ठीक है, जो ये वाला क्रियाकलाप करेंगे उसमें हम क्या लेंगे, गुड़हल का फूल लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, एक सूचक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि हमको उसके लिए क्या चाहिए। ठीक है, पहले गुड़हल के फूल लेंगे, बीकर लेंगे, परख नली लेंगे, गर्म जल लेंगे, ड्रॉपर लेंगे तथा अम्लीय व क्षारीय पदार्थ। ठीक है, हमको क्या लेना है, अम्लीय लेना है और क्षारीय पदार्थ भी लेना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका विलयन बनाना है गुड़हल के फूल का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे। परख नली में क्या करेंगे, उसके जो पंखुड़ी है उसको लेंगे और उसमें कुछ गर्म जल क्या कर देंगे, डाल देंगे, और कुछ समय तक के लिए क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब हम कुछ समय तक के लिए छोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसका कलर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का क्या हो जाएगा, कलर आएगा, जिसमें आपको दिख रहा है कुछ रेडिश कलर का रहेगा। ठीक है, रेडिश या तो फिर ऑरेंज, दोनों में से एक कलर आएंगे। जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अम्ल विलयन मिला रहे हैं और सूचक विलयन से वो कैसा हो जा रहा है, गहरा गुलाबी हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, गहरा गुलाबी हो जा रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, जब हम गुड़हल का फूल का विलयन लेते हैं और अम्ल विलयन मिलाते हैं तो वो गहरा गुलाबी होता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, जब वो क्या बोलते हैं, क्षारीय विलयन लेते हैं और सूचक विलयन लेते हैं तो कैसा कलर हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, हरा कलर हो रहा है। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि इसमें क्या करेंगे, अगर अम्ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका गहरा गुलाबी, जिसको हम मैजेंटा भी बोलते हैं, या तो फिर अगर वो हरा कलर का हो रहा है तो वह कैसा आपका क्षार है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, यहाँ पर कुछ क्या दिया हुआ है, आपका
विलयन दिया हुआ है जिसको आपको क्या करना है, पता लगाना है कि वो आरंभिक कलर उसका कैसा था और अंतिम कलर उसका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले है खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा का अगर हम क्या कर रहे हैं, पानी में मिला के उसको घोल बना रहे हैं तो उसका शुरू क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। ठीक है, फिर उसमें हम क्या करेंगे, अंतिम रंग डालेंगे। अगर हम जो विलयन बनाए हैं गुड़हल के फूल का तो वो कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो हरा हो रहा है इसका मतलब कैसा है, ये आपका क्षार है। कैसा है, क्षारक है, क्षार है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नींबू का रस। अगर हम नींबू का रस देखते हैं तो वो किस कलर का रहता है, पहला शुरुआती में ही वो कैसा रहता है आपका, रंगहीन रहता है। रंगहीन कर रहे हैं, अगर उसमें डालेंगे तो वो कैसा हो जाता है आपका, गहरा गुलाबी कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा, जिससे हमको पता चलेगा वो कैसा है, आपका अम्ल है। ठीक है, फिर आता है चूना, गीला, मतलब कि उसको भी हम क्या कर दिए हैं, पानी डाल दिए हैं। ठीक है, तो जब पानी डालेंगे तो वो कैसा रहता है, ये भी आपका क्या वाइटिश रहता है, मतलब तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, रंगहीन ले सकते हैं। वो कैसा कलर का हो जाएगा, आपका हरा कलर का हो जाएगा। तो हरा कलर है इसका मतलब ये कैसा है, आपका क्षारक है। ठीक है, क्षारक, क्षार। फिर हम लेंगे शक्कर का घोल। शक्कर का घोल लेंगे, आरंभिक क्या रहेगा आपका, रंगहीन रहेगा, कोई भी क्या करेगा, नहीं चेंज होगा। तो ये भी कैसा रहेगा आपका, रंगहीन रहेगा। ठीक है, फिर हम लेंगे इमली का रस। तो इमली का रस भी कैसा रहेगा, आपको थोड़ा भूरा कलर का रहेगा। कैसा रहेगा, भूरा रहेगा। ठीक है, उसको हम मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, वो गहरा गुलाबी। अगर ये गहरा गुलाबी है इसका मतलब कैसा रहेगा, आपका अम्ल रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा भी क्या है, उसका विलयन बना लिया गया है। वो भी कैसे रहेगा, आपका रंगहीन रहता है। जैसे ही आप डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा, हरा कलर का हो जाएगा। हरा कलर हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपका अम्ल है, सॉरी क्षारक है। ठीक है, कैसा रहेगा, क्षारक रहेगा। फिर आता है नमक का घोल। तो नमक का घोल क्या रहेगा, आपका रंगहीन रहेगा। उसमें आप डालोगे विलयन, आप सूचक विलयन भी डालोगे तो कैसा रहेगा, आपका रंगहीन ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है दूध। तो दूध क्या रहेगा, आपका वाइटिश कलर रहता है, वाइट कलर है इसलिए हम इसको रंगहीन करेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे दूध तो बेसिकली थोड़ा सा एसिडिक रहता है, एसिडिक इन द सेंस थोड़ा सा अम्लीय रहता है। तो ये कैसा रह जाएगा, आपका गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और दो ठोक हम क्या ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसा रहेगा, आपका रंगहीन रहेगा उसका। अगर हम क्या ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं, ये कैसा कलर हो जाएगा, आपका गहरा गुलाबी, जिससे हमको पता चलेगा ये कैसा है, आपका अम्ल है। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, आम का रस ले सकते हैं, कच्चे आम का। ठीक है, तो ये भी कैसे रहेगा, आपका रंगहीन रहेगा। और ये कैसा हो जाएगा, आपका गहरा गुलाबी। तो ये कैसा रहेगा, आपका अम्ल रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गुड़हल के फूल को सूचक विलयन बना के आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका जो पदार्थ है वो अम्लीय है और कौन सा आपका क्या है, क्षारीय है। ठीक है, अगर वो गुलाबी कलर कर रहा है तो वो अम्ल है, अगर वो हरा कलर कर रहा है तो कैसा है, आपका क्षारीय है। आई होप कि आपको ये क्लियर है ना। तो देखते हैं कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षार विलयन को हरा कलर कर देता है। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो हमने क्या क्या सूचक देख लिया, हल्दी सूचक देख लिया, लिटमस पेपर एज अ सूचक देख लिया, मिथिल ऑरेंज देख लिया, गुड़हल का फूल देख लिया और फिनोप्थैलिन देख लिया। तो अलग अलग सूचक क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, रंग देते हैं क्षार और अम्ल के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, आई होप कि वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एसिड। तो देखो, एसिड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द
से हुआ है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो कौन से वर्ड से हुआ है, वो एसिडस से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जो आपका अम्ल रहता है वो कैसा रहता है, खट्टा रहता है ना। इसका हिंदी रूपांतर अम्ल है। ठीक है, जिसका एसिडस मतलब क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। ठीक है, ऐसे अम्ल जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर हमको प्राकृतिक रूप में मिल जा रहे हैं अम्ल, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक अम्ल बोलेंगे। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो चींटी है ना, चींटी काटती है तो आपको जलन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जब आपको काटती है तो आपके जो बॉडी में है क्या डालती है, एक एसिड छोड़ देती है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो वो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, आपके शरीर में जाता है और इसलिए आपको जलन का महसूस होता है। जैसे ही आप उसमें क्या करेंगे, नमक डाल देते हैं या खाने का सोडा डाल देते हैं तो वो क्या होता है, आपका क्षार होता है ना, तो वो क्या कर देता है, उसको उदासीन कर देता है। और जैसे आप कच्चा आम, आंवला हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, आपका एप्पल हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, ये सारे में क्या रहते हैं, आपको खट्टा लगता है। खट्टा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब एक सारणी देखते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा ये सारे प्राकृतिक आपके क्या है, स्रोत हैं। जैसे कि संतरा, नींबू हो गया, उसमें कौन सा अम्ल मिल रहा है, ये सारे प्राकृतिक से मिल रहे हैं, तो ये सारे अम्ल कैसे हैं, आपके प्राकृतिक अम्ल हैं। तो चलिए देखते हैं, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी एवं मधुमक्खी में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फटा दूध दही में क्या पाया जाता है, एसिटिक लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक अम्ल आपका पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो आप चीज़ें खा रहे हैं उसमें क्या पाया जा रहा है, आपका प्राकृतिक अम्ल पाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका स्रोत दिया हुआ है, अम्ल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कि आई होप कि आपको इस टेबल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन से स्रोत में आपको कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, भूमि में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो मिट्टी में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। जिसमें क्या मिलता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, उनके नाम है जो आपको मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर आप उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट करेंगे तो वो कैसे रहते हैं, खट्टे रहते हैं। ठीक है, यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर यही है, मैं क्या कर रही हूँ, HCl ले रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा क्या कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या डाल रही हूँ, पानी डाल रही हूँ। क्या रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा तो वो कैसा कहलाएगा, आपका तनु कहलाएगा। ठीक है, अगर वही क्या होगा आपका, यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर क्या डालेंगे, पानी डालेंगे बहुत कम। अगर हम यहाँ पर बहुत कम पानी डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, आपका सांद्र कहलाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ये शुद्ध आपका एसिड है उसका क्या रहेगा, मात्रा ज़्यादा रहेगा। तो मात्रा ज़्यादा रहने की वजह से क्या हो जाएगा, वो सांद्र कहलाएगा। अगर वही हम क्या कर रहे हैं, पानी को ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं तो इसकी क्या होगी, मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए वो कैसा कहलाएगा, तनु कहलाएगा। तनु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। और सांद्र को क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है, तो मोस्टली आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हो वो क्या करते हैं, हम तनु वाले से लेते हैं, क्योंकि जो ये सांद्र वाला रहता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। आई होप कि आपको अम्ल में कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आपने देखा होगा कि लोहा, चांदी इत्यादि धातु से बनी वस्तु की सतह नाम हवा के संपर्क में रहने पर मलिन पड़ जाती है। इसे
रण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे सोना है, चांदी है, अगर आप उसको खुले जगह में रख दोगे तो खुले जगह में रख दोगे तो क्या होता है, एक अलग से परत पड़ जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर संचारण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको रस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्टिंग भी बोलते हैं। आपने सुना होगा जंग लग जाना, तो बेसिकली क्या रहता है आपका, कोरोजन कहलाता है और रस्टिंग कहलाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हवा से या तो फिर ऑक्सीजन है, जल वाष्प है, उससे अभिक्रिया करता है और एक क्या करता है, जंग का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, जंग लगना ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, अतः जंग लगने के कारण बहुत अधिक हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जो कि वस्तुओं को क्या करता है, जंग लगा के उसको और ख़राब कर देता है। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानि होता है। जैसे आप ब्रिजेस देख रहे हो, है ना, वो सारे किससे बने रहते हैं, लोहे से बने रहते हैं। अगर उसमें जंग लग जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, हानि पहुँचाता है। तो जंग लगने की अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन के द्वारा उसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो Fe है मतलब वो क्या है, आपका आयरन, जिसको हम बोलते हैं लोहा। CO2 है मतलब ये क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। और H2O आपका क्या कहलाता है, वाटर कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, आपका आयरन ऑक्साइड। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं लोहा में अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल वाष्प आपका जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संचारण। ठीक है, क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, हवा को और क्या बोलते हैं पानी को अगर हम दूर रख देंगे लोहा से, तो वो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया नहीं करेगा और वो बच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो फिर उसमें ग्रीस लगा सकते हैं एक, या तो फिर पेंट लगा सकते हैं, या तो फिर और क्या कर सकते हैं, एक पतला लेयर क्रोमियम और जिंक का लगा देंगे। तो क्या होगा, लोहे में अगर हम क्या कर रहे हैं, क्रोमियम और जिंक लगा रहे हैं, तो वो जो हवा है और जो आपका पानी है वो क्रोमियम और जिंक से रिएक्शन करेगा और लोहे को बचा देगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यशत परत। क्या कहते हैं, यशत लेपन, सॉरी क्या कहेंगे, यशत लेपन बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और चीज़ है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो बर्तन होते हैं ना, जैसे अचार है, अचार को मोस्टली आप प्लास्टिक बोतल्स में देखे होंगे, आपका क्या बोलते हैं, मेटल धातु की उसमें नहीं देखे होंगे। धातु के में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, धातु से खट्टा चीज़ रिएक्ट करके क्या कर देता है, आपका नीला और क्या बोलते हैं नीला पीला कलर का क्या कर देता है, एक परत बना देता है। जो ये परत बनती है वो क्या रहती है, आपकी बहुत हानिकारक रहती है। ठीक है, तो उसमें अगर हम क्या कर देते हैं, जिंक का या तो फिर टीन का क्या करते हैं, एक परत लगा देते हैं, कलाई करते हैं ना, कलाई मतलब क्या होता है, कोटिंग कर देते हैं, तो वो क्या करता है, आपका धातु से रिएक्ट नहीं करता है और फिर उससे क्या करेगा, आपका जो नीला कलर का परत बन रहा है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा है कि क्या करता है, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ जानने का नहीं है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलापन करेंगे। उसके लिए हमको क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए, दानेदार जिंक चाहिए, माचिस चाहिए और परख नली चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 1/4 क्या करेंगे, 1/4 हम क्या करेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे और उसमें क्या डालेंगे, दानेदार जिंक डालेंगे। जब दानेदार जिंक डालेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका गैस उत्पन्न होगा। तो जो गैस उत्पन्न होगा उसमें हम क्या
करेंगे, माचिस जला हुआ डालेंगे। ठीक है, तो जब माचिस जला हुआ डालेंगे तो वो हमको क्या पता चलेगा कि ये जो जल रहा है वो कैसा होगा, नीला कलर का। नीले लौ से क्या होने लगे, जलने लगेगा और पॉप का आवाज़ आएगा, जिससे हमको पता चलता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर रहे हैं, धातु को क्या कर रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, ये आपका क्या करना चाह रहा है, क्रियाकलाप बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समीकरण से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर जिंक है, जिंक क्या है, आपका धातु है। ठीक है, उसमें हमने क्या डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। एसिड डाला है मतलब वो अम्ल है, तो वो कैसे रिएक्शन देता है, आपका जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस आपका क्या करता है, उत्पन्न करता है। आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, ये सारणी देखते हैं। यहाँ पर हमको कुछ क्या दे दिया हुआ है, लवण दे दिया हुआ है। ठीक है, लवण में क्या दिया है हमको, नीले लिटमस पेपर का प्रभाव दे दिया है, लाल लिटमस पेपर का प्रभाव दे दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट को हम नीले लिटमस से क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो वो नीला क्या हो जाएगा, आपका लाल रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जो लाल रंग है वो लाल रंग ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम नमक को क्या करेंगे, चाहे हम नीला में रखें या तो फिर लाल लिटमस में, तो दोनों का कलर चेंज होगा नहीं। नीला में अगर रखेंगे तो वो नीला ही रहेगा, लाल में रखेंगे तो हमारा क्या रहेगा, लाल ही रहेगा। ठीक है, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में नीला का क्या रहेगा, नीला कलर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो लाल है वो कैसा हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपका जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा है, आपका नीला से लाल हो रहा है। नीला से लाल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नमक ना ही नीला हो रहा है ना ही लाल हो रहा है, तो ये कैसा है, आपका उदासीन है। फिर आपका आता है क्या, सोडियम कार्बोनेट। आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, आपका क्षारक है या फिर क्षार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आप लिटमस पेपर से भी आप क्या कर सकते हैं, लवण को, किसको, लवण को, है ना, लवण को भी आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए संगमरमर का चूरा। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परख नली। ठीक है, अम्ल धातुओं के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उनके इस गुण का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, एक परख नली ले लेना है। ठीक है, परख नली में हम क्या लेंगे, संगमरमर का क्या डालेंगे, चूरा डालेंगे। ठीक है, इसमें ये डालेंगे और इसमें फिर क्या डाल देंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और क्या डाला है हमने, संगमरमर का चूरा डाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्यों मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो संगमरमर का चूरा है वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिला हुआ है। जब कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, माचिस लेके आएंगे। तो माचिस क्या हो जाएगा, आपका जलता हुआ माचिस बुझ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा जो ये, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, जलने में सहायक नहीं है बल्कि बुझाने में सहायक है। इसीलिए तो वो किस में यूज़ होता है, आपका अग्निशामक यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में आपका वो यूज़ होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा है, आपका संगमरमर। ठीक है, संगमरमर क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। उसमें हमने क्या लिया है, अम्ल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो क्या बनाएगा, आपका कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा।
वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को हम क्या करेंगे, अन्य सामग्री में यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये क्या है, क्लियर है। और यहाँ पर एक और चीज़ इसने बोला है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, है ना। बाइकार्बोनेट मतलब क्या हो जा रहा है आपका, जैसे हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर क्या अगर H आ जा रहा है, ये क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, अगर ये आ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अगर इससे भी हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवा रहे हैं, तब भी हमको क्या मिलेगा, इसका लवण मिलेगा, ठीक है। सोडियम सल्फेट मिलेगा, तब भी हमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, और तब भी हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था तो हमको कैल्शियम क्लोराइड का लवण मिला था, जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है तो हमको सोडियम सल्फेट का लवण मिला है। तो जो आप क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम ले या फिर सोडियम ले, उसी का रेस्पेक्टिव आपको क्या मिलता है, लवण मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि धातु से क्या करता है, जब आपका एसिड अम्ल क्रिया करता है तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप क्लियर है, ठीक है।